अहीर रेजिमेंट नाम के संगठन के अध्यक्ष गगन यादव समेत 21 आरोपियों पर केस भी दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक एक दिन पहले अहीर रेजिमेंट नाम के संगठन के साथ ही यादव समुदाय के कुछ संगठनों से जुड़े लोगों ने कथावाचक मुकुटमणि के समर्थन में दादरपुर गांव में धरना दिया था। इस दौरान पुलिस वालों ने जब प्रदर्शनकारियों को सड़क से हटाने की कोशिश की थी तो वहां बवाल मच गया था, क्योंकि एक दिन पहले उन लोगों पर यह आरोप लगे थे कि प्रदर्शन के दौरान उन्होंने पुलिस वालों पर जमकर पथराव किया। इसी मामले में पुलिस ने 19 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक इन्हीं लोगों ने एक दिन पहले पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए थे। जो उपद्रवी हैं उनको 19 उपद्रवी गिरफ्तार किए गए, FIR पंजीकृत की गई और उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस ने इस मामले में प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे अहीर रेजिमेंट नाम के संगठन के अध्यक्ष गगन यादव समेत कुल 21 लोगों पर केस दर्ज किया, जिनमें 19 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हालांकि गगन यादव पुलिस की पकड़ से बाहर बताए गए। आरोप लगाए गए कि गगन यादव के उकसावे पर ही भीड़ इटावा के दादरपुर गांव पहुंची थी और वहां उपद्रव हुआ था और वहां हंगामा हो गया था। हालात इतने बिगड़ गए थे कि पुलिस वालों को भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हवा में गोलियां तक चलानी पड़ गई थी। पुलिस के मुताबिक इटावा के दादरपुर गांव में अहीर रेजिमेंट नाम के संगठन के कुछ लोग विरोध जताने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ यादव समुदाय के कई और संगठनों से जुड़े लोग भी थे। उनकी मांग थी कि कथावाचक मुकुटमणि के साथ बदतमीजी करने वालों की गिरफ्तारी की जाए। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वहां से नहीं हटे। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाई तो तनाव बढ़ता गया और अचानक वहां पत्थरबाजी शुरू हो गई थी और निशाने पर थे पुलिस वाले, जिन पर प्रदर्शनकारियों ने अंधाधुंध पत्थर बरसाए थे। पुलिस वाले उन पत्थरों से बचने के लिए यहां वहां छिपने की कोशिश में दिखे। किसी ने हेलमेट पहन लिया तो कोई हाथ में मौजूद शील्ड से पत्थरों को रोकने की कोशिश में लगा दिखा था। जैसे ही पथराव तेज हुआ था, पुलिस वालों ने उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए हवा में फायरिंग कर दी थी। देखिए अपने आप को देख के। इस फायरिंग के बाद तो प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और बढ़ गया था। उन्होंने दुगनी ताकत और रफ्तार से पत्थर चलाने शुरू कर दिए थे। हालांकि पुलिस वालों ने भी हार नहीं मानी। वो उन्हें पकड़ने के लिए उन पर टूट पड़े थे। पुलिस वालों ने कई लोगों को वहां से खदेड़कर अलग कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने कानूनी एक्शन लेते हुए कुल 19 लोगों को गिरफ्तार किया। उन लोगों की मोटरसाइकिलें और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए। और पुलिस ने इस मामले में जो FIR दर्ज की, उसमें यह आशंका जताई गई कि एक दिन पहले जो बवाल हुआ वो पूरी प्लानिंग के तहत हुआ था। पुलिस ने इस बवाल के लिए अहीर रेजिमेंट नाम के संगठन के अध्यक्ष गगन यादव को मुख्य आरोपी बताया, क्योंकि एक दिन पहले पुलिस पर हुए पथराव के बाद जो FIR दर्ज की गई उसमें यह दावा किया गया कि यह हमला साजिश के तहत किया गया था। पुलिस के मुताबिक अहीर रेजिमेंट नाम के संगठन के अध्यक्ष गगन यादव ने बाकायदा अपने समर्थकों से यह अपील की थी कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में इटावा के दादरपुर पहुंचे। FIR में यह आरोप लगाए गए कि गगन यादव ने अपने समर्थकों को इकट्ठा करने के लिए जो वीडियो बनाया था उसमें भड़काऊ बातें कही गई थी। मतलब पुलिस का दावा है कि एक दिन पहले दादरपुर में जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ, बल्कि उसके लिए पूरी प्लानिंग की गई थी। पुलिस के मुताबिक गगन यादव और उनके समर्थक दादरपुर में ब्राह्मण समुदाय के लोगों के खिलाफ बवाल करने की तैयारी में थे। पुलिस ने दावा किया कि वो लोग गांव के ब्राह्मण समुदाय के लोगों के घरों में तोड़फोड़, हिंसा और आगजनी के इरादे से आए थे। FIR के मुताबिक पुलिस ने जब उन लोगों को रोकने की कोशिश की तो वहां बवाल मच गया। इसके बाद उनमें कुछ लोगों ने पुलिस वालों पर पत्थरबाजी भी की थी। इसी के बाद 21 लोगों पर केस दर्ज किया गया और उनमें 19 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन इस मामले में सियासी बवाल तब बढ़ गया जब उपद्रव के आरोपियों में एक की गाड़ी पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा मिला। ये वो गाड़ियां थीं जिन्हें पुलिस ने एक दिन पहले मचे बवाल के मामले में एक्शन लेते हुए जब्त किया। इसके बाद उन कारों और मोटरसाइकिलों को थाने में ले जाकर खड़ा कर दिया गया और उन्हीं में एक कार में समाजवादी पार्टी का झंडा लगा नजर आया। जिसके बाद बीजेपी यह आरोप लगाने लगी कि उपद्रव और पुलिस पर पथराव करने वाले आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। पुलिस के मुताबिक ये वो गाड़ियां थीं जिन्हें एक दिन पहले हुए बवाल के मामले में एक्शन लेते हुए जब्त किया गया। उन्हीं में एक कार पर समाजवादी पार्टी का झंडा लगा दिखा। सवाल ये उठता है कि आखिरकार जब झंडा इस एक पॉलिटिकल पार्टी का इस गाड़ी पर है और ये लोग किस तरीके से उस पार्टी से जुड़े हुए थे। उस कार के सामने वाले शीशे पर सौरभ भी लिखा नजर आया। दावा किया गया कि सौरभ का नाम एक दिन पहले हुए बवाल के मामले में दर्ज कराई गई FIR में भी शामिल रहा। उस कार के अलावा थाने के परिसर में कई मोटरसाइकिलें भी खड़ी नजर आईं। और इस सब के बीच एक दिन पहले हुए पथराव के मामले में जिन लोगों को पकड़ा गया उनके परिजनों ने आरोप लगाया कि उन्हें जबरन गिरफ्तार किया गया। पुलिस इस मामले में 19 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है।
हालांकि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें कई लोगों के परिवार वाले पुलिस की कार्रवाई का विरोध जताने के लिए अदालत के सामने पहुंच गए और उनमें कई लोगों ने यह आरोप लगाया कि पुलिस वालों ने कार्रवाई के नाम पर कई बेकसूर लोगों को हिरासत में लेने का काम किया। जैसे ही पुलिस वालों ने आरोपियों को गाड़ी में बैठाया, विरोध कर रहे लोगों ने पुलिस वैन को घेर लिया। वो अपने परिवार के लोगों को छोड़ने की मांग पर अड़ गए। वहां एक महिला ये आरोप लगाती नजर आई कि उनके पति को पुलिस ने जबरन उठा लिया। उनके मुताबिक उनके पति एक स्कूल के हेडमास्टर हैं और वो स्कूल में पढ़ाने गए हुए थे। बिल्कुल गलत पकड़ा है, दूसरे कोई और है, फिर दूसरों को फंसा रहे हैं। इस दौरान कई महिलाओं ने दावा किया कि उनके बच्चे घर से कॉलेज के लिए निकले थे, लेकिन बीच रास्ते में उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई। उनमें कुछ महिलाएं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद मांगती नजर आईं। इस दौरान एक महिला का गला भराया। जांच करके जो दोषी उन्हें पकड़ा जाए, निर्दोष बच्चों को सकुशल वापस घर करेगा, हम लोग गुहार लगा रहे हैं। वहां मौजूद ज्यादातर लोगों ने आरोप लगाया कि उनके परिवार के लोगों का एक दिन पहले हुए हंगामे से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर दिया गया। और इधर इटावा के दादरपुर गांव में पहुंचे कथावाचकों पर भागवत कथा का आयोजन करने वाले मुख्य यजमान की पत्नी ने छेड़खानी का आरोप लगाया। उनके इस आरोप के बाद दोनों कथावाचकों पर फर्जी आधार कार्ड रखने के अलावा छेड़खानी का भी मामला दर्ज हुआ। उस गांव में भागवत कथा के आयोजन के दौरान भारी हंगामा हो गया था। मुकुटमणि और संत कुमार नाम के कथावाचकों ने आरोप लगाया था कि ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों ने उनकी जाति पर आपत्ति जताई थी और फिर उन्हें बंधक बनाकर उनकी चोटी काट दी थी। उसके बाद से ही सब लोगों से माफी मंगवाई गई थी। लेकिन इस हंगामे के बीच भागवत कथा का आयोजन करने वाले मुख्य यजमान की पत्नी सामने आई। उन्होंने आरोप लगाया कि धार्मिक कार्यक्रम के दौरान उनके साथ छेड़खानी हुई थी। हमने तो बुलाया, हम तो उन्हें पूजनीय समझ रहे थे, पूरा उनका सम्मान किया, मुझे इस चीज से मतलब नहीं था। उनका तरीका गलत था, टच करना गलत था। उनके इस आरोप पर पुलिस ने मुकुटमणि और संत कुमार नाम के दोनों कथावाचकों के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड रखने के अलावा छेड़खानी का भी केस दर्ज किया। गांव में रहने वाले ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि दोनों कथावाचकों ने खुद को ब्राह्मण बताया था और सबूत के तौर पर अपना फर्जी आधार कार्ड भी दिखाया था। हालांकि कथावाचक मुकुटमणि और संत कुमार ने दावा किया था कि उनके बारे में लोगों को सब कुछ पहले से ही पता था कि वो किस समुदाय के हैं और ये जानते हुए ही उन्हें भागवत कथा के लिए बुलाया गया था। लेकिन उनके इस दावे पर दादरपुर गांव में रहने वाले ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोग भड़क गए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि दोनों कथावाचकों ने उन्हें धोखे में रखा। भागवत कथा के आयोजक के मुताबिक उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि धार्मिक कार्यक्रम पूरा हो सके, लेकिन कथावाचकों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया था। ये आरोप लगाने वाले भागवत कथा के मुख्य यजमान के मुताबिक उन्होंने छेड़खानी की घटना का विरोध भी किया था, लेकिन उन दोनों कथावाचकों ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया था। ये आप क्या कर रहे हो? तो बोला ये कुछ नहीं है, तो हम स्वामी हैं और वो भागवताचार्य हैं, हमारे तो लोग पैर धुलते हैं, हमारा टच करने से कुछ नहीं होता है। यही नहीं, मुख्य यजमान की पत्नी ने दावा किया कि छेड़खानी के बाद ही गांव के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। उनके मुताबिक कथावाचकों से इसलिए माफी नहीं मंगवाई गई थी कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाई थी, बल्कि उसकी वजह छेड़खानी थी। वो उसने बदतमीजी की, तब लड़कों ने माफी मंगवाई, पैर छुपाए। इससे पहले कथावाचकों ने आरोप लगाया था कि लोगों की नाराजगी उनकी जाति को लेकर थी और इस वजह से ही उन्होंने बाद में उनकी चोटी काटी और वहां मौजूद सभी लोगों से माफी मंगवाई थी। भागवत कथा वाले दिन कथावाचक मुकुटमणि और संत कुमार लोगों के पैर छूते नजर आए थे और इस बीच भागवत कथा के आयोजक ने दावा किया कि उन्हें कथावाचकों ने धमकी भी दी थी। आयोजक जयप्रकाश तिवारी के मुताबिक उन्होंने छेड़खानी की घटना पर आपत्ति जताई थी, लेकिन कथावाचकों ने उन्हें बाद में चेतावनी दी थी और इस वजह से वो इसकी शिकायत करने थाने नहीं जा पाए थे। इटावा के दादरपुर गांव में भागवत कथा का आयोजन करवाने वाले जयप्रकाश तिवारी के मुताबिक मुकुटमणि और संत कुमार ने उन्हें धमकी देकर रोक दिया था, इसलिए वो उस वक्त छेड़खानी का मामला नहीं उठा सके थे। इन्होंने धमकी दे दिया कि हमारा सपा मुखिया से डायरेक्ट संबंध है, हम उठवा लेंगे घर से, हम बोल तक नहीं पाए। बाद में ब्राह्मण महासभा नाम का संगठन दादरपुर गांव के समर्थन में आ गया था। इस संगठन से जुड़े लोग गांव वालों को लेकर थाने गए थे और वहां उन्होंने प्रदर्शन भी किया था। उन लोगों ने दोनों कथावाचकों के खिलाफ शिकायत की थी। शुरुआत छेड़खानी से हुई, इसके बाद ये जाति वाली बातें खुली हैं और उन्होंने खुद स्वीकार किया इस डर से अब मैं यहाँ पिटू ना,
उनके आरोपों के बाद पुलिस ने दोनों कथावाचकों के खिलाफ इटावा के बकेवर थाने में केस दर्ज कर लिया। इससे पहले पुलिस ने कथावाचकों से बदसलूकी किए जाने के मामले में दादरपुर गांव के 50 से ज्यादा लोगों पर भी एफआईआर दर्ज की थी। साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया गया था, क्योंकि उन पर न सिर्फ चोटी काटने और माफी मंगवाने का आरोप था, बल्कि यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने कथावाचकों का शुद्धिकरण भी किया था। कथावाचक मुकुटमणि और संत कुमार ने आरोप लगाया कि दादरपुर गांव में लोगों ने उन्हें बंधक बनाकर उनकी पिटाई की थी। उनके मुताबिक लोग नहीं चाहते थे कि दूसरे समुदाय का कोई व्यक्ति उनके गांव में भागवत कथा पढ़े, और इसके बाद उन्हें अपवित्र बताकर गांव के कुछ लोगों ने उनका शुद्धिकरण किया था। कथावाचक संत कुमार ने आरोप लगाया कि यह सब कुछ उनकी जाति को लेकर हुआ, क्योंकि वो ब्राह्मण समुदाय से नहीं थे और वहां के लोगों ने इस वजह से ही उनका अपमान किया। मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने, बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। लेकिन भागवत कथा का आयोजन करवाने वाले जयप्रकाश तिवारी की पत्नी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ये गलत है, ये झूठ है, ऐसा थोड़ी कर। इससे पहले गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि कई बार पूछने के बाद भी कथावाचकों ने अपनी जाति छिपाई थी और उन्हें गुमराह किया था। गांव वालों के मुताबिक बाद में उन्हें कथावाचकों की असली जाति का पता चला और इस वजह से ही लोग भड़क गए थे। हालांकि कथावाचक मुकुटमणि और संत कुमार ने दावा किया कि जब उन्हें भागवत कथा के लिए बुलाया गया था तब जाति को लेकर उनसे कोई सवाल नहीं पूछे गए थे। और इटावा के दादरपुर गांव में हुए भारी बवाल के बाद जिला प्रशासन ने लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिया। गांव में जिले के डीएम और एसएसपी समेत कई बड़े अधिकारी हालात का जायजा लेने पहुंचे। इससे पहले कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी के खिलाफ अहीर रेजिमेंट नाम के संगठन और यादव समुदाय के संगठनों से जुड़े लोगों ने दादरपुर गांव में भारी हंगामा किया था। और इस हंगामे के बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर दादरपुर गांव की सुरक्षा बढ़ा दी गई। भारी बवाल के बाद जिले के डीएम शुभ्रांत कुमार और एसएसपी ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव समेत कई बड़े अधिकारियों ने दादरपुर गांव का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने गांव वालों को पूरी सुरक्षा देने का भरोसा दिया। सब लोग आराम से रहिए, आपस में किसी तरह का मनस्थिता ना हो, सब लोग प्रेम भाव से रहें अपना। दादरपुर गांव में कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी के मामले को लेकर अहीर रेजिमेंट नाम के संगठन और यादव समुदाय के संगठनों से जुड़े कई लोग भड़क गए थे। उन्होंने इसे यादव समुदाय का अपमान बताया और इसके विरोध में उसी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए थे, जिस थाने में दोनों कथावाचकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने जब उन्हें हटाने की कोशिश की तब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर ही भारी पथराव कर दिया था। बाद में पुलिस ने लोगों को खदेड़ने के लिए हवाई फायरिंग भी की थी। इस वजह से दादरपुर गांव में दहशत का माहौल बन गया था। और इटावा में हुए इस बवाल के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गर्मा गई। सत्ताधारी बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस हंगामे के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ था। बीजेपी के मुताबिक समाजवादी पार्टी के ही इशारे पर लोग दादरपुर गांव में इकट्ठा हुए थे और फिर वहां हिंसा भड़क गई थी। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचकों के समर्थन में उतरे लोग समाजवादी पार्टी के इशारे पर ही पहुंचे थे। बीजेपी ने इस हंगामे के लिए समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया और साथ ही प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। हिंसा करना, अपराध करना, अराजकता उत्पन्न करना, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करना, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया। पार्टी के मुताबिक इस हंगामे में उसका कोई हाथ नहीं था और बीजेपी ने बेवजह उसे घेरा। जो आंदोलन था इसका आह्वान समाजवादी पार्टी के द्वारा नहीं किया गया था। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने अहीर रेजिमेंट नाम के संगठन के अध्यक्ष गगन यादव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उसने गगन यादव को बीजेपी से जुड़ा बताया और दावा किया पुलिस ने बाकी लोगों को तो पकड़ लिया लेकिन उनके मामले में ढील बरती। इससे पहले पुलिस ने दावा किया था कि गगन यादव के उकसावे पर ही दादरपुर गांव में हिंसा भड़की थी। और इटावा में कथावाचकों से बदसलूकी के मामले पर साधु संतों में अलग अलग राय देखने को मिली। कुछ साधु संतों ने दादरपुर गांव में रहने वाले ब्राह्मण समुदाय के लोगों का समर्थन किया तो कुछ ने वहां कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी की घटना का विरोध किया। और इस सबके बीच जाने माने कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का भी बयान सामने आया। उनके मुताबिक इटावा के दादरपुर गांव में भागवत कथा के लिए पहुंचे मुकुटमणि और संत सिंह के साथ जो कुछ भी हुआ वो पूरी तरह गलत था। उन्होंने बदसलूकी की घटना पर नाराजगी जताई। साथ ही उन्होंने ये अपील भी की कि सनातन धर्म को जाति में न बांटा जाए। रही बात चोटी काटने की, गलत है। किसी के भी साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई भी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है वो ठीक नहीं। हम तो इसका प्रचार करते हैं, तिलक रखो और चोटी रखो, कलावा बांधो।
लेकिन संत परमहंस आश्रम अमेठी गौरीगंज के पीठाधीश्वर शिवयोगी मौनी महाराज ने इस पर अलग विचार रखा। उनके मुताबिक भागवत कथा में व्यास पीठ पर ब्राह्मण समुदाय के ही किसी व्यक्ति को बैठना चाहिए था। के आधार पे तो ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन व्यास पीठ का जो अधिकार दिया गया है वो सिर्फ ब्राह्मण को दिया गया है। हालांकि साधु संतों ने इस मुद्दे पर हो रही राजनीति पर एक सुर में चिंता भी जताई। उन्होंने दो टूक कह दिया कि कथावाचकों के साथ बदसलूकी के मामले में कोई राजनीति ना हो। इधर दिल्ली एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से सनसनी मच गई। दिल्ली एयरपोर्ट पर बम की धमकी से अफरा तफरी मच गई। सुबह करीब 4:30 बजे एयरपोर्ट पर एक कागज मिला था जिस पर एयर इंडिया के विमान में बम होने की बात लिखी हुई थी। इसके बाद वहां तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि जांच के बाद अधिकारियों को कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वॉर शुरू हो गई। पटना के अलग अलग इलाकों में विपक्ष की तरफ से कई पोस्टर लगाए गए और उन पोस्टरों में बिहार में गुंडा राज लिखा नजर आया। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने एक गाना लॉन्च किया। चुनाव प्रचार के लिए लॉन्च किए गए इस गाने के जरिए पार्टी ने तेजस्वी यादव को बिहार के लिए बेहतर बताया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस गाने को सोशल मीडिया पर शेयर किया। उधर बड़ी खबर आई हिमाचल प्रदेश से। वहां 2 दिन पहले हुई बादल फटने की घटनाओं के कुछ वीडियो बड़े विवाद की वजह बन गए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सैंज घाटी में बादल फटने की घटना के बाद लकड़ियों का बहुत बड़ा ढेर पानी के साथ बहता हुआ दिखा था। वो लकड़ियां पेड़ों से काटी गई लकड़ियां लग रही थीं, जिसके बाद दावा किया जाने लगा कि पेड़ों की कटाई के बाद ये लकड़ियां रखी गई थीं जिन्हें बाढ़ का पानी अपने साथ बहा कर ले आया। इसके पीछे वन माफिया का हाथ माना जाने लगा, जो बड़े पैमाने पर हिमाचल प्रदेश में जंगल की कटाई में लगा है। यहां तक कि हिमाचल प्रदेश में सरकार चला रही कांग्रेस के एक विधायक ने ही इस पूरे मामले को बेहद गंभीर बताया। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि पेड़ों की कटाई के कारण ही राज्य को कुदरत के कहर का सामना करना पड़ रहा है। बार बार जो ये बाढ़ आ रही है, उन्होंने जंगल में हो रही कटाई को इसकी वजह बताया। बड़े पैमाने पर पेड़ों के काटे जाने को ही बार बार बादल फटने की घटनाओं के पीछे और बार बार आने वाली बाढ़ के लिए जिम्मेदार बता दिया गया, क्योंकि पिछले कुछ साल में हिमाचल प्रदेश में कुदरत का कहर बार बार आफत की वजह बन चुका है। पहले 2023 के जुलाई और अगस्त महीने में आई बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं ने भयंकर तबाही मचा दी थी। उस वक्त राज्य के कई पुल और हाईवे तक बह गए थे, कई गांव पानी में डूब गए थे। और उसके बाद साल 2024 में सिर्फ मानसून के महीनों के दौरान बादल फटने की 27 घटनाएं हो गई थी। उनमें सबसे ज्यादा तबाही कुल्लू जिले में ही हुई थी। और साल 2025 में मानसून की दस्तक के साथ ही कुल्लू में बादल फटने की 3 घटनाएं एक साथ हो गई। सबसे गंभीर बात यह कि कुदरत के इस कहर के पीछे बड़े पैमाने पर हो रही पेड़ों की कटाई को वजह माना जा रहा है। क्योंकि सवाल प्रदेश का है, सवाल हमारी आगे आने वाली जनरेशन का है। और मैंने खुद देखा है कि जहां बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, हजारों पेड़ों का कत्ल हो रहा है, लेकिन उसके बदले वहां पेड़ नहीं लगाए जा रहे। और खासकर ये क्लाउड बर्स्ट वहीं हो रहे हैं जहां नदियों में अवैध खनन हो रहा है या अवैध कटान हो रहा है। आज प्रदेश को बचाने के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए हमें सख्त कदम उठाने होंगे। और ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब बादल फटने के बाद आए एक वीडियो को देखने के बाद वन माफिया के सक्रिय होने का दावा किया जाने लगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के ही विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने राज्य सरकार से इस मामले की जांच कराने की मांग कर दी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की सैंज घाटी में अचानक बादल फटने की घटना के बाद पेड़ों की कटी हुई सैकड़ों लकड़ियां एक साथ पानी में बहती हुई दिखाई दी थी, जिससे यह साफ हो गया था कि ये लकड़ियां पेड़ों से काट कर रखी गई थीं, जिन्हें तेज बहाव में आया पानी अपने साथ नीचे ले आया। सैंज घाटी के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर फिल्म पुष्पा 2 से जोड़कर देखा जाने लगा। पिछले साल आई फिल्म पुष्पा 2 में चंदन की लकड़ियों की तस्करी के लिए नदी के रूट का इस्तेमाल किया गया था। जैसे फिल्म में लकड़ियां बहती हुई दिखी थीं, हिमाचल की सैंज घाटी में भी उसी तरह लकड़ियां नदी में बहती हुई दिखी। फर्क बस इतना रहा कि फिल्म में तस्करी के लिए लकड़ियां बहाई गई थीं और हिमाचल में लकड़ियों के बहने से तस्करों की पोल खुलने का दावा किया गया कि वो जल्दी ही इंक्वायरी बैठाएं कि ये लकड़ियां कहां से बहकर आई और कौन लोग हैं जो इसके पीछे जिम्मेवार है। दावा किया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बड़े पैमाने पर वन माफिया जंगल की कटाई में लगे हैं।
यहाँ तक कि हिमाचल में बार बार आने वाली बाढ़ को भी जंगल की कटाई से ही जोड़कर देखा जाने लगा। और इस सब के बीच हिमाचल प्रदेश के ही मनाली में तेज बारिश और बाढ़ की वजह से चंडीगढ़ मनाली हाईवे का एक हिस्सा उफनती लहरों में बह गया। हाहाकारी बारिश के बाद ब्यास और उसकी सहायक नदियों के बढ़े जलस्तर ने वहां तबाही मचा दी। ब्यास नदी में पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि चंडीगढ़ मनाली हाईवे उसकी चपेट में आ गया और ब्यास नदी की खौफनाक लहरें चंडीगढ़ मनाली हाईवे के एक हिस्से को बहा ले गईं। वहां बड़ी बड़ी चट्टानें सैलाब के सामने टिक नहीं पाईं। मनाली में भारी बारिश के बाद रौद्र हुई ब्यास नदी ने सड़क के उस हिस्से का नामो निशान ही मिटाकर रख दिया। सड़क अचानक धंस गई, जिसकी वजह से हालांकि वन वे कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि पानी का भी फ्लो ऊपर से काफी ज्यादा था, पीछे से काफी तेज बरसात हुई थी, जिसके बाद पानी का फ्लो हुआ। तेज बारिश से ब्यास और दूसरी नदियों में आया उफान सड़क के उस हिस्से को उखाड़ कर ले गया। इसके बाद वहां लोगों को जैम का सामना करना पड़ा। कई गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। हालांकि रास्ता चालू कराने के लिए प्रशासन ने मरम्मत का काम शुरू कर दिया। चंडीगढ़ मनाली हाईवे पर बड़ी संख्या में मजदूर बड़े बड़े पत्थरों को लोहे की जाली की मदद से बांधते नजर आए, ताकि उन पत्थरों के जरिए पानी के बहाव से सड़क को बहने से रोका जा सके। और मनाली में आफत की बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि मनाली रोहतांग हाईवे के किनारे बनी कई दुकानें भी उसकी जद में आ गईं। कंक्रीट से बनी वो मजबूत दुकानें ब्यास नदी के पानी का मुकाबला नहीं कर पाईं और एक ही झटके में नदी की तेज धार ने उन दुकानों को धराशायी कर दिया। और उन दुकानों के बहने के बाद उनके सिर्फ आगे का हिस्सा ही बचा रह गया। सामने से उन दुकानों में लगे शटर और दीवारें बिल्कुल सामान्य नजर आए, लेकिन उनका पिछला हिस्सा तो दिखाई ही नहीं दिया, क्योंकि ब्यास नदी में अचानक आई बाढ़ ने उन दुकानों को तोड़ दिया और बहाकर अपने साथ ले गई। वहां उनकी ईंटों की दीवारों और लकड़ी से बनी खिड़कियों का मलबा तक दिखाई नहीं दिया। यानी विकराल हुई लहरें एक साथ सब कुछ बहा ले गईं। अगर हम आपको दिखाएं तो ये पूरा नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे के साथ इस साइड जो दुकानें बनी हैं उनके लिए ज़रूर खतरा हो सकता है। जो वीडियो जब बही है उसकी वीडियो भी सामने आई है। काफ़ी खतरनाक मंजर था, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा था। दुकानों के आगे के हिस्से पर भी बहने का खतरा मंडराने लग गया। वहां फर्श पर मोटी मोटी दरारें दिखाई दी। मनाली रोहतांग हाईवे पर बहंग इलाके में बनी वो 6 से 7 दुकानें सैलाब में समा गईं और उनके मालिकों को सामान तक निकालने का मौका नहीं मिल पाया। इससे उन्हें लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। और दुकान थी तो सामान तो चले गया जी, कुछ निकाला थोड़ा बहुत, बाकी चले गया सामान जी। इसी बीच मौसम विभाग ने मनाली में 3 से 4 दिन के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। यानी आने वाले दिनों में बेहिसाब बारिश मनाली के लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। हिमाचल में जोरदार बारिश के बीच जम्मू कश्मीर के रियासी में भी कुदरत का कहर टूटा। बारिश के बाद बार बार पहाड़ खिसकने की घटना कटरा में वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए मुसीबत बन गई। पहाड़ खिसकने की वजह से वैष्णो देवी जाने वाला रास्ता फिर बंद कर दिया गया। वहां पिछले हफ्ते पहाड़ खिसकने का सिलसिला शुरू हुआ था और इसके बाद श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए 4 बार वैष्णो देवी यात्रा मार्ग को बंद किया गया। इससे दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि वैष्णो देवी जाने वाले रास्ते पर बड़ी चट्टान का हिस्सा टूटकर गिर गया। वहां भारी भरकम पत्थर गिरने की वजह से लोहे के बने खंबे और आसपास लगे टिन शेड भी इसकी चपेट में आ गए। इसलिए प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए वैष्णो देवी जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया। वैष्णो देवी मंदिर तक पहुंचने के लिए प्राचीन मार्ग से यात्रा शुरू की गई, लेकिन वहां भी श्रद्धालु संभल कर चलते दिखाई दिए। प्राचीन मार्ग पर मिट्टी और पत्थरों का ढेर लगा नजर आया। रियासी में बारिश के बाद पहाड़ खिसकने की वजह से कटरा में वैष्णो देवी जाने वालों के लिए मुश्किलें बढ़ गईं। वहीं रियासी के अलावा जम्मू कश्मीर के डोडा में बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया। ना कोई नहाने जाएगा, ना कोई फिशिंग करने जाएगा, ना कोई स्विमिंग करने जाएगा और बिना काम के आप कोई भी यहाँ मिलेगा नहीं। वहां नदी के किनारे लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई और आदेश का पालन न करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई। इधर झारखंड के लोहरदगा में उस वक्त दहशत मच गई जब एक मोटरसाइकिल सवार उफनती नदी में फंस गया। उसे वहां फंसा देखकर लोग घबरा गए, क्योंकि वहां भारी बारिश की वजह से नदी में उफान आ गया। देखते ही देखते नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसका पानी सड़कों तक पहुंच गया और वो आदमी वहां उफनती नदी की चपेट में आ गया। नदी का पानी लगातार बढ़ता गया और वो आदमी उस नदी के बीचों बीच फंस गया। उसकी जान पर बनाई। उफनती नदी को देखकर ऐसा लगा जैसे वो उसे लील कर ही मानेगी। इस मंजर को देखने के बाद लोगों के होश उड़ गए। उनमें कुछ लोगों ने नदी के बीच फंसे उस आदमी को बचाने की कोशिश भी की। इस दौरान सड़क के दूसरी तरफ से एक आदमी उसकी मदद के लिए आगे आया।
उसने बाइक वाले को नदी से निकालने की कोशिश की, लेकिन नदी का बहाव तब तक इतना बढ़ चुका था कि वो दोनों ही नदी में पत्तों की तरह हिचकोले खाने लग गए। जैसे ही ये हुआ, वहां लोगों की भीड़ लग गई। कुछ लोग उन दोनों की मदद की कोशिश में लगे दिखे तो कई लोग इस घटना का वीडियो बनाते दिखाई दिए। कुछ देर बाद पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई। पुलिस वालों ने उन दोनों की तरफ एक रस्सी फेंकी और फिर उन्हें खींचना शुरू किया। रस्सी का एक छोर नदी में फंसे आदमी ने पकड़ रखा था और दूसरा सिरा वहां खड़े लोगों ने कसकर पकड़ लिया ताकि नदी के बहाव से लड़ा जा सके। ये कोशिश काफी देर तक चली। कुछ देर बाद नदी में फंसे उस आदमी को निकालने में कामयाबी मिल गई, लेकिन उसकी बाइक वहीं फंसी रह गई। और झारखंड के लोहरदगा जैसा ही मामला मध्य प्रदेश के खंडवा से भी सामने आया। वहां भी एक मोटरसाइकिल पानी की खौफनाक लहरों के बीच फंस गई। वहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नदी नालों में उफान आ गया और कई सड़कें पूरी तरह बंद हो गईं। लेकिन उफनते सैलाब के बीच से ही कई लोगों ने रास्ता पार करने की कोशिश की और रास्ता पार करने के दौरान ही वो मोटरसाइकिल पानी के तेज बहाव में फंस गई। खंडवा के सिलोदा इलाके में उस मोटरसाइकिल सवार को बचाने के लिए आसपास मौजूद लोगों ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की। किसी ने उस मोटरसाइकिल के हैंडल पकड़े तो किसी ने पहिए को खींचकर उसे सैलाब से बाहर निकालने की कोशिश की। इस दौरान उन लोगों के लिए भी लहरों से मुकाबला करने की चुनौती बनी रही, क्योंकि जरा सी भी चूक होने पर ताकतवर लहरें उन्हें अपने साथ बहा ले जा सकती थी। हालांकि वो लोग उस मोटरसाइकिल को सुरक्षित बाहर निकालने में कामयाब हो गए, जबकि सड़क के दूसरी तरफ बड़ी संख्या में खड़े लोग रास्ता पार करने की हिम्मत नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश के खंडवा में बारिश ने कई इलाकों को डुबो दिया। खंडवा के जामली खुर्द इलाके में तो एक स्कूल के कैंपस में पानी घुस गया और पानी के बीच ही छात्र चलते दिखाई दिए। वहां भारी बारिश के बाद प्रशासन ने नदी और नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी। इधर मध्य प्रदेश के रतलाम में लगातार हुई तेज बारिश के बाद केदारेश्वर झरना ओवरफ्लो हो गया। केदारेश्वर झरने के साथ रतलाम के कई रिहायशी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश ने कोहराम मचा दिया, जबकि पहाड़ी इलाकों के साथ जंगल भी पानी से लबालब हो गए और ऊंचे पहाड़ से नीचे गिरता सैलाब निचले इलाके को डुबोता नजर आया। रतलाम के सैलाना में मौजूद केदारेश्वर झरने में उफान आ गया और झरने के पानी में केदारेश्वर महादेव का मंदिर डूब गया। इस दौरान ऐसा लगा मानो तेज रफ्तार में बहती धार मंदिरों की दीवारों को तोड़ देगी। वहां ऊंचाई से गिरते पानी ने केदारेश्वर महादेव मंदिर के परिसर में गड्ढा कर दिया। इसी बीच मंदिर परिसर से 2 लोग बाहर निकलते दिखाई दिए। वो लोग उफनते सैलाब को चीरते हुए आगे बढ़ते रहे और उनके लहरों में बह जाने का भी खतरा बना रहा, लेकिन वो वहां रुके नहीं और रौद्र हुए केदारेश्वर झरने के सामने से गुजरते दिखे। कुछ देर में वो लोग केदारेश्वर महादेव मंदिर से बाहर निकल गए। मध्य प्रदेश के रतलाम में हुई बारिश के बाद रिहायशी इलाकों के साथ जंगल भी इसकी चपेट में आ गए। उधर गुजरात के बनासकांठा में ऐसी जोरदार बारिश हुई कि लोगों का घरों से निकलना ही मुश्किल हो गया। वहां बेहिसाब बारिश के बाद कई सड़कों पर घुटनों के ऊपर तक पानी भर गया और पानी में डूबी सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार थम गई, क्योंकि सड़क से गुजर रही कई गाड़ियों का आधे से ज्यादा हिस्सा बारिश के पानी में डूब गया और वो गाड़ियां बिल्कुल धीमी रफ्तार में रेंगती नजर आईं। ऐसा लगा जैसे थोड़ी ही देर की और बारिश में पानी उन गाड़ियों की छतों तक पहुंच जाएगा। वहां उनके अलावा बड़े बड़े ट्रकों के पहिए भी पानी में डूब गए, जबकि सड़क से गुजर रहा एक ऑटो रिक्शा तो बंद ही हो गया और उसे चला रहे ड्राइवर पानी से बाहर निकालने के लिए धक्का देते दिखाई दिए। वहीं पैदल चलने वाले कुछ लोग सड़क के बीच डिवाइडर का सहारा लेते दिखे। गुजरात के बनासकांठा में हुई मूसलाधार बारिश वडगाम इलाके के लिए आफत बन गई। वहां पालनपुर से अहमदाबाद को जोड़ने वाले हाईवे पर बारिश का पानी भर गया। ऐसे में लोगों को भयंकर जैम का सामना करना पड़ा और कई घंटों तक जैम से जूझने के बाद वो लोग अपने घर तक पहुंच पाए। इधर महाराष्ट्र के वर्धा में अचानक बाढ़ आने से स्कूल के 3 बच्चे एक नदी के बीचों बीच फंस गए। स्कूल से लौटते हुए उन बच्चों ने उस नदी को पार करने की कोशिश की। इस दौरान अचानक पानी का बहाव तेज हो गया और वो तीनों बच्चे उसमें फंस गए। इसकी जानकारी मिलते ही बचाव टीम वहां पहुंच गई और एक रस्सी की मदद से उन बच्चों को बाहर निकालने में जुट गई। एक बचाव कर्मी एक बच्चे को साथ लेकर उस नदी से बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे। उन्होंने उसे कसकर पकड़ा हुआ था, क्योंकि पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि जैसे ही वो दोनों कुछ कदम आगे बढ़े, उनके पैर लड़खड़ाने शुरू हो गए। थोड़ी ही देर में वो गर्दन तक उस नदी में डूब गए। इस बीच एक बार तो पानी उनके सिर से भी ऊपर चला गया। ये देखकर वहां मौजूद बाकी बचाव कर्मी बुरी तरह डर गए। हालांकि उन दोनों ने किसी तरह खुद को संभाला और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश की। इसके बाद भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई। पानी का तेज बहाव उन्हें अपने साथ ले जाने पर आमादा नजर आया, लेकिन आखिरकार वो दोनों उस नदी के दूसरी तरफ पहुंच गए और सुरक्षित बाहर आ गए। इसी तरह बचाव टीम ने बाकी 2 बच्चों को भी सही सलामत उस नदी से बाहर निकाल लिया।
जानकारी मिली कि वो बच्चे स्कूल से लौटते हुए उस नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त नदी का बहाव तेज हो गया और वो तीनों फंस गए। उधर यूपी के फिरोजाबाद में एक इनामी बदमाश को मार गिराने का दावा किया गया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस ने 50,000 के एक इनामी बदमाश को मारने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक उस पर 4 लोगों की हत्या का आरोप था। उसने पहले उन लोगों को लूटा और फिर उनकी बेरहमी से मारपीट कर हत्या कर दी थी। उत्तर प्रदेश के महोबा में पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक एक रोज पहले वो दोनों शराब की एक दुकान के मालिक से लाखों रुपए लूट कर फरार हो गए थे। वो आरोपी मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले बताए गए। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पुलिस ने गुलशन नाम के 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। गुलशन पर हाथरस के डीएम के ड्राइवर की बेटी की हत्या का आरोप है। इसके पास से पुलिस ने पिस्तौल और चोरी की बाइक बरामद करने का दावा किया। उधर बड़ी खबर आई रतलाम में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के काफिले की गाड़ियों में पानी वाला डीजल मिलाने से जुड़ी हुई खबर आई। रतलाम खाद्य आपूर्ति विभाग ने जांच के बाद इस पेट्रोल पंप को सील कर दिया, जहां से सीएम के काफिले की 19 गाड़ियों में डीजल डलवाया गया था। मुख्यमंत्री के रतलाम दौरे के लिए उन गाड़ियों में टैंक फुल कराया गया था, लेकिन ड्राइवरों का आरोप है कि डीजल डलवाने के तुरंत बाद ही गाड़ियां बंद हो गईं। जबकि इस मामले में पेट्रोल पंप की तरफ से भी सफाई आई कि रतलाम में बीते 2 दिन में हुई भीषण बारिश की वजह से पानी का रिसाव हुआ और लीकेज की वजह से पेट्रोल पंप के डीजल टैंक में पानी चला गया। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के काफिले की गाड़ियों के बंद हो जाने की खबर मिलते ही अफसरों में हड़कंप मच गया। मामले में गाड़ियों में डाले गए डीजल की जांच की गई। इसके आधार पर प्रशासन ने रतलाम के शक्ति फ्यूल्स पेट्रोल पंप को सील कर दिया। आरोप लगाया गया कि सीएम के काफिले में शामिल की गई 19 गाड़ियों में पेट्रोल पंप पर पानी मिला डीजल भरा गया था। मुख्यमंत्री मोहन यादव एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रतलाम पहुंचने वाले थे, लेकिन उनके काफिले की गाड़ियां एक दिन पहले ही रतलाम पहुंच गई थी और वहां पहुंचने पर उनमें 19 गाड़ियां डीजल भरवाने के लिए रतलाम के डोसी गांव इलाके में मौजूद शक्ति फ्यूल्स पेट्रोल पंप पर पहुंच गईं। सभी गाड़ियों के टैंक फुल करवाए गए, लेकिन उन गाड़ियों के ड्राइवरों के मुताबिक डीजल भरवाने के बाद कुछ ही कदम चलने पर उनकी गाड़ियां हिचकोले खाने लगी। उनके मुताबिक पहले एक गाड़ी बंद हुई, फिर दूसरी, इसके बाद तीसरी और ऐसे ही एक एक करके 19 गाड़ियां उसी पेट्रोल पंप और उसके आसपास बंद हो गईं। पेट्रोल पंप पर डीजल भरवाने के तुरंत बाद गाड़ियों के बंद पड़ने पर उनके ड्राइवर हैरान रह गए और काफी देर तक उन्होंने बंद हुई गाड़ियों को स्टार्ट करने की कोशिश की। ड्राइवरों के मुताबिक उन्होंने अपनी अपनी गाड़ियों की जांच की, लेकिन किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या। इसके बाद उन्होंने डीजल में पानी की मिलावट की शिकायत पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से की। उन्होंने बोला कि हमारे डीजल में कोई मिस्टेक नहीं है। फिर हमने सारी गाड़ियों में भरने के बाद उनसे चेक करवाया, तो चेक करा तो उसमें आधा डीजल आधा पानी निकला। ड्राइवरों के मुताबिक डीजल में पानी मिला होने की वजह से ही उनकी गाड़ियों का ये हाल हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री के काफिले की 19 गाड़ियों के अचानक इस तरह बंद हो जाने से पूरे रतलाम में खलबली मच गई। बड़े बड़े अफसर उस पेट्रोल पंप की तरफ दौड़ पड़े। रतलाम के नायब तहसीलदार, खाद्य विभाग के अधिकारी और दूसरे कई अफसर वहां पहुंच गए। उन्होंने उन गाड़ियों के ड्राइवरों से बातचीत की और पूरा मसला समझने की कोशिश की। अधिकारियों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से भी बातचीत की। अफसरों के मुताबिक उन्होंने दावा किया कि डीजल में उन्होंने पानी की मिलावट नहीं की, बल्कि रतलाम में हुई तेज बारिश की वजह से पानी रिस कर पेट्रोल पंप के डीजल टैंक में चला गया। यानी पेट्रोल पंप की तरफ से यह सफाई दी गई कि डीजल में उनकी तरफ से किसी तरह की मिलावट या पानी नहीं डाला गया। हालांकि सीएम के काफिले की गाड़ियों के ड्राइवरों ने आरोप लगाया कि पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को इस बात की तो जानकारी थी कि उनके डीजल में पानी मिला हुआ है। पंप वाले को इतनी तो जानकारी होती है कि मेरे डीजल में फ्यूल में जो भी समस्या आ रही है, पानी मिस्टेक हो रहा है, लीकेज होकर उसमें जो मिक्स हुआ है, तो वो चाहते तो हमें बता सकते थे। काफी देर तक हंगामा होने के बाद सभी गाड़ियों को उसी पेट्रोल पंप पर धक्के लगाकर पहुंचाया गया। इसके बाद गाड़ियों की मरम्मत करने वालों को बुलाया गया। उनके डीजल टैंक खोले गए और पूरा डीजल बाहर निकाला गया। गाड़ियों से निकले डीजल को ड्रमों में इकट्ठा किया गया। तो कुछ डीजल में जो है पानी का कुछ वो होने से, रिसाव होने से गाड़ियां जो है बंद पड़ गई हैं। तकरीबन पूरी रात उस पेट्रोल पंप पर एक एक करके सभी गाड़ियों के टैंक खोले गए और उनमें भरा डीजल बाहर निकाला गया। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी और नायब तहसीलदार वहीं डटे रहे। खाद्य आपूर्ति विभाग ने पेट्रोल पंप से और उन गाड़ियों में भरे डीजल का सैंपल जांच के लिए भेज दिया। जांच में डीजल में पानी मिले होने की पुष्टि हुई, लेकिन पेट्रोल पंप की तरफ से लगातार यह सफाई दी गई कि पेट्रोल पंप पर जमीन के नीचे दबे उनके डीजल टैंक में रिसाव के बाद पानी चला गया था, क्योंकि बीते 2 दिन में रतलाम में भीषण बारिश हुई थी।
लेकिन रतलाम प्रशासन ने डीजल में पानी मिला होने पर शक्ति फ्यूल्स पेट्रोल पंप को सील कर दिया। पंप को सील किया गया है और प्रकरण दर्ज किया गया है और उसके विरुद्ध FIR की जा रही है। हालांकि पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने पेट्रोल पंप के पूरे सिस्टम का हवाला देकर बचने की कोशिश की। सभी पेट्रोल पंप के नीचे जमीन में लोहे के बड़े बड़े टैंक रखे जाते हैं। हर टैंक में अलग अलग तरह के फ्यूल रखे जाते हैं। पेट्रोल और डीजल के टैंकरों के जरिए लोहे के इन बड़े बड़े टैंकों में तेल भरा जाता है। अंडरग्राउंड टैंक से मशीन तक फ्यूल ले जाने के लिए पाइपलाइन बिछाई जाती है। ये पाइपलाइन पूरी तरह सील होती है ताकि किसी तरह की लीकेज न हो। इसके बाद जमीन के ऊपर लगी मशीनों के जरिए गाड़ियों में फ्यूल भरा जाता है। जमीन के नीचे दबे होने की वजह से लोहे के टैंकों में जंग लगने और लीकेज होने का खतरा बना रहता है, इसलिए समय समय पर इनकी मरम्मत भी कराई जाती है। रतलाम में पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने जमीन में दबे ऐसे ही टैंकों में लीकेज की आशंका जताई। इधर यूपी के शाहजहांपुर में भीषण सड़क हादसा हो गया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक बेकाबू टैंकर ने सड़क पर खड़े 7 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 लोग घायल हो गए। हादसे से पहले वहां एक बाइक और एक कार की टक्कर हुई थी। इसके बाद उस कार में बैठे लोगों और उस बाइक सवार के बीच कुछ बहस शुरू हो गई थी। इसी दौरान वो बेकाबू टैंकर वहां आ गया और उन लोगों को टक्कर मार दी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अतिक्रमण हटाने के दौरान कुछ लोगों की पुलिस वालों से बहस हो गई, जिसके बाद पुलिस वालों ने हंगामा कर रहे लोगों को वहां से हटाया और मशीनों की मदद से अवैध कब्जे को हटा दिया। पंजाब के लुधियाना में नीले ड्रम में एक आदमी का शव मिलने से सनसनी मच गई। वहां शेरपुर इलाके में मिले उस शव को पुलिस ने कब्जे में ले लिया और जांच में जुट गई। कुछ दिन पहले यूपी के मेरठ में भी सौरभ नाम के आदमी का शव नीले ड्रम में मिला था। सौरभ की हत्या के आरोप में उनकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी को जेल भेजा जा चुका है। उधर खबर है कि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले से पहले ही वहां मौजूद यूरेनियम को ऐसे गुप्त अड्डे पर छिपा दिया था जिसे हवाई बमबारी में तबाह करना लगभग नामुमकिन है। अमेरिका के मीडिया के मुताबिक ईरान के फोर्दो समेत कई न्यूक्लियर प्लांट से करीब 400 किलो यूरेनियम हटाया गया था। ईरान का दावा है कि यूरेनियम की खेप हटाए जाने के काफी वक्त बाद अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने फोर्दो समेत 3 परमाणु ठिकानों पर विनाशकारी बम गिराए थे। परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम सबसे जरूरी चीज होती है। ईरान के मुताबिक जंग के दौरान उसके यूरेनियम के भंडार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार दावा कर चुके हैं कि अमेरिका के हमलों में ईरान के 3 परमाणु ठिकाने बर्बाद हो गए थे, लेकिन ईरान ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया था। ईरान के फोर्दो प्लांट पर अमेरिका के हमले से पहले की कुछ तस्वीरें भी सामने आई थीं। उन तस्वीरों में एक साथ 16 ट्रक प्लांट से निकलते दिखाई दिए थे। अटकलें लगाई गईं कि ईरान ने उन ट्रकों के जरिए परमाणु ठिकाने पर जमा सारा यूरेनियम निकाल लिया था। खबर है कि उसे पिकैक्स नाम की पहाड़ी के नीचे बन रहे गुप्त परमाणु ठिकाने में पहुंचा दिया गया। पिकैक्स पहाड़ी ईरान के इस्फहान प्रांत में मौजूद है। फोर्दो परमाणु अड्डे की वहां से दूरी करीब 145 किलोमीटर है, जबकि नतांस प्लांट तो वहां से चंद मिनटों के फासले पर ही है। दावा है कि पिकैक्स पहाड़ी के नीचे मौजूद ईरान का सीक्रेट अड्डा करीब 100 मीटर गहरा है, यानी 90 मीटर वाले फोर्दो प्लांट से भी ज्यादा नीचे। खबर है कि ईरान ने अमेरिका के हमलों से पहले ही अपने परमाणु अड्डों पर इकट्ठा 400 किलो यूरेनियम पिकैक्स पहाड़ी के नीचे छिपा दिया था। लेकिन ईरान ने लगातार इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। इस बीच इजरायल के रक्षा मंत्री ने दावा किया कि उनकी सेना के हमलों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कई साल पीछे धकेल दिया, क्योंकि उनके मुताबिक इजरायल के बाद अमेरिका की बमबारी ने ईरान के परमाणु ठिकानों को लगभग पूरी तरह तहस-नहस कर दिया था। और ऐसे में ईरान को अपने परमाणु अड्डों की मरम्मत करवाने में कई साल का वक्त लग सकता है। ईरान के 400 किलो यूरेनियम इकट्ठा करने के दावे को IAEA भी सही बता चुकी है। IAEA संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखती है। उसके अधिकारियों के मुताबिक युद्ध शुरू होने से पहले ही ईरान ने कई परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम जमा कर लिया था, लेकिन हमले से पहले उसे न्यूक्लियर प्लांटों से निकाल लिया गया था या नहीं, इसकी जानकारी IAEA को भी नहीं। हालांकि ईरान के अधिकारियों का दावा है कि परमाणु अड्डों से हटाया गया यूरेनियम गुप्त ठिकाने पर पहुंचा दिया गया। हालांकि वो गुप्त ठिकाना कहां है, इसकी सही जानकारी किसी को नहीं। इजरायल के रक्षा मंत्री इजरायल कत्स ने भी माना कि उन्हें इस बात की कोई खबर नहीं कि ईरान ने अपना यूरेनियम कहां छिपा रखा है, लेकिन उनके मुताबिक जंग में ईरान को इतना ज्यादा नुकसान पहुंच चुका है कि उसे परमाणु बम बनाने में कई साल लग सकते हैं। जबकि युद्ध छिड़ने से पहले दावा किया जा रहा था कि ईरान कुछ दिनों या महीनों में परमाणु ताकत हासिल कर सकता है।
और इस सब के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने एक इंटरव्यू के दौरान यह कबूल किया कि जंग के दौरान उनकी सेना ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की हत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके मुताबिक फौज को सही मौका नहीं मिला। यानी जिस तरह से इजराइल की सेना ने 13 जून को हमले के पहले ही दिन ईरान की फौज के बड़े अफसरों और वैज्ञानिकों को ढेर कर दिया था, उसी तरह खामनेई को भी खत्म करने की प्लानिंग थी। हालांकि जंग के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह दावा किया था कि वो खामनेई को नहीं मारना चाहते, लेकिन जंग खत्म होने के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कद्स ने यह कबूल किया कि उनकी फौज को खामनेई की हत्या का सही मौका ही नहीं मिला। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने इस बात पर मोहर लगाई कि 13 जून को ईरान के फौजी अफसरों और वैज्ञानिकों की हत्या करने के बाद उनके टारगेट पर आयतुल्लाह अली खामनेई ही थे, लेकिन उनके किसी बंकर में छिपे होने और सारे कम्युनिकेशन को खत्म कर देने की वजह से इजराइल के सैनिकों को मौका ही नहीं मिल सका। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कद्स के मुताबिक अफसरों की हत्या के बाद खामेनेई ये समझ चुके थे कि इजराइल का अगला निशाना वही है और इसीलिए उन्होंने खुद को जंग के दौरान अंडरग्राउंड कर लिया था। इजराइल के रक्षा मंत्री के मुताबिक खामनेई तक पहुंचने के लिए उनकी सेना ने खुफिया प्लानिंग की थी। ईरान के नए सैन्य अधिकारियों के जरिए खामनेई की लोकेशन का पता लगाने की तैयारी की गई थी, लेकिन पुराने अफसरों की मौत के बाद पूरी जंग के दौरान खामनेई ने नए अफसरों से संपर्क ही नहीं किया। इसी वजह से वो बच गए। उधर ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर के बाद हालात सामान्य हो गए, लेकिन इजराइल के तेल अवीव में चारों तरफ जंग में हुई तबाही के निशान दिखाई दिए। ईरान की तरफ से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन हमलों के बाद खूबसूरत तेल अवीव शहर का एक बहुत बड़ा हिस्सा खंडहर में तब्दील हो गया। न्यूज़ 18 के कैमरे में भी जंग के बाद इजराइल में हुई बर्बादी के निशान रिकॉर्ड हुए और जहां तक नजरें गईं वहां तक बस खंडहर हो चुकी इमारतें, टूटी फूटी सड़कें और मलबे का अंबार दिखाई दिया। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और ईरान के मिसाइल अटैक की वजह से ये इलाका भी दहल गया और ये जो बिल्डिंग है बड़ी, ये पूरी तरह से अंदर से तबाह हुई है। इमारत की सिर्फ एक मंजिल नहीं बल्कि ऊपरी मंजिल से लेकर जमीन तक पूरी इमारत तबाह दिखाई दी। बिल्डिंग का सिर्फ ढांचा ही सही सलामत नजर आया, बाकी सब कुछ पूरी तरह तबाह हो चुका था। तेल अवीव में सिर्फ एक ही इमारत नहीं बल्कि वहां के एक बड़े हिस्से में ऐसी सैकड़ों इमारतें न्यूज़ 18 के कैमरे में रिकॉर्ड हुई। वो स्पॉट आपको दिखाऊंगा जहां पर सड़क के बीचों बीच मिसाइल गिरा था और हुई थी तबाही कि यहाँ पे अब इसको ठीक किया गया है, इसकी फिलिंग की गई है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा हुआ था। जंग के वक्त अपना घर छोड़कर बंकरों में छिपे लोग जब लौटे तो बर्बादी देखकर बेचैन हो गए। World needs peace. Israel needs peace. The whole area needs peace. इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक 12 दिन की जंग में पूरे इजराइल में 30,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान हुआ। इधर गाजा में जारी जंग के बीच इजराइल के सैनिकों ने हमास की एक और सुरंग को ढूंढकर उसे बर्बाद कर दिया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक हमास के लड़ाके उस सुरंग में छिपकर इजराइल के सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहे थे। उत्तरी गाजा में मौजूद वो सुरंग जमीन में कई फीट नीचे थी। इजराइल की सेना ने रात के वक्त वहां धावा बोला और सबसे पहले सुरंग में छिपे हमास के एक एक लड़के को चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया। इजराइल के मीडिया के मुताबिक वहां की सेना ने गाजा के उत्तरी इलाकों में अपना ऑपरेशन तेज कर दिया। इसी कड़ी में उसने वहां हमास की वो सुरंग भी ढूंढ निकाली। दावा किया गया कि वहां हमास के कई लड़ाकों ने लंबे वक्त से डेरा डाल रखा था और वो छिपकर लगातार बमबारी कर रहे थे, लेकिन इसकी भनक लगते ही इजराइल के सैनिक पूरी तैयारी के साथ वहां टूट पड़े। वो टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ पहुंचे। उन्होंने कुछ देर की गोलीबारी में कई हमास के लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया। और तो और इजराइल की सेना ने हमास की उस सुरंग को भी नहीं छोड़ा। जमीन में कई फीट नीचे बनी उस सुरंग में बारूद लगाकर उसे एक ही झटके में उड़ा दिया गया। जोरदार धमाकों में वो सुरंग पूरी तरह बर्बाद हो गई। सौबात की एक बात यह कि बारिश नहीं थी तो पाकिस्तान की तरफ चिनाब नदी में पानी का इंतजार करते रह गए थे लोग, और अब हालत यह है कि वो बाढ़ से परेशान हो सकते हैं। भारत ने सलाल बांध के गेट भी खोल दिए हैं और बगलिहार के भी गेट खोल दिए हैं। पहले जब सिंधु जल समझौता लागू था तो यह करने के लिए बताना पड़ता था पाकिस्तान को। अब वो सब कोई चक्कर ही नहीं है। ये दो मुख्य डैम बने हुए हैं चिनाब नदी पर जम्मू में। सिंधु जल समझौते में चिनाब का पानी पाकिस्तान के हिस्से में गया था तो उसके पानी को भारत अपनी तरफ नहीं मोड़ सकता था, रोक भी नहीं सकता था। सिर्फ इतना कर सकता था कि उससे बिजली बनाकर आगे पाकिस्तान की तरफ भेज दे। और बिजली बनाने के लिए भी पानी कितना रोकना है उस पर पाकिस्तान ने बहुत हल्ला मचाया था
कि इतने ऊंचे बांध नहीं बना सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ज्यादा पानी स्टोर मत करो। काफी माथापच्ची के बाद ये दोनों बांध बन पाए थे। तो इनकी स्टोरेज ज्यादा है ही नहीं। उस पर भी जब जब बांध के गेट खोलने पड़ते थे तो पाकिस्तान को बताना पड़ता था। समझौते में ये इतनी सारी शर्तें लागू थी। अब भारत समझौते को मान नहीं रहा, तो भाई डैम में अभी तो ज्यादा पानी रोकने की क्षमता है ही नहीं, क्योंकि आपने बनने नहीं दी थी। तो बारिश हो गई तो भर गया डैम और गेट खोल दिए भारत ने। कोई बताने का चक्कर है नहीं। बाढ़ आती है उस साइड तो अब वो पाकिस्तान को देखना है कि कैसे हैंडल करना है। सलाल डैम है रियासी जिले में, जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में 690 मेगावाट बिजली बनाता है। पानी रोक सकता है 2,85,00,000 क्यूबिक मीटर तक, यानी छोटा ही है। बड़ा बनने ही नहीं देता था पाकिस्तान। दौड़कर शिकायत करने चला जाता था वर्ल्ड बैंक के पास, तो लो अब खुद ही भुगतो। बड़ा होता डैम तो जल्दी उसके गेट नहीं खोलने पड़ते और वहां बाढ़ का खतरा नहीं होता। बगलीहार इससे बड़ा डैम है, रामबन जिले में है ये डैम। 900 मेगावाट बिजली बनाता है और बिजली बनाने के लिए पानी रोक सकता है 42,82 क्यूबिक मीटर, 82 लाख क्यूबिक मीटर। लेकिन अब तक सिंधु जल समझौते के तहत इसमें सिर्फ 3,11,00,000 क्यूबिक मीटर पानी रोकने की ही मंजूरी थी। बिना पहले बताए डैम के गेट खोलने से आगे पाकिस्तान में पानी का लेवल एकदम से बढ़ जाता है। पाकिस्तान में यह पानी घुसता है हेड मराला से। अब तो बारिश हो गई है और यहां पानी भर गया है, तो भारत ने डैम के गेट खोल दिए। इससे पहले 11 मई को खोल दिए थे भारत ने गेट बिना बताए। तो हेड मराला में पानी था 3,100 क्यूसेक पर। वो पता है कितना हो गया था? 3,100 क्यूसेक से सीधा बढ़कर हो गया था 28,000 क्यूसेक। 3,100 से 28,000, सोचिए। अब फिर खोल दिए गेट तो हेड मराला से आगे पानी जाएगा और बाढ़ का खतरा हो जाएगा सियालकोट। सियालकोट के आगे गुजरात। ये गुजरात पाकिस्तान के पंजाब का एक इलाका है जिसका नाम गुजरात है। तो सियालकोट में बाढ़ का खतरा है, फिर गुजरात में बाढ़ का खतरा है। आगे हेड कादिराबाद में भी पानी का लेवल बढ़ जाएगा। ये जो नाम है ना, हेड मराला, हेड कादिराबाद, इसमें हेड का एक्चुअली मतलब होता है वाटर हेडवर्क्स। मतलब ये वो जगह होती हैं जहां से पानी आगे की तरफ छोड़ा जाता है नदी का। तो वहां के पंजाब के मराला में है हेड मराला और कादिराबाद में है हेड कादिराबाद। यानी ये नदी पाकिस्तान में जाती है मराला से होती हुई सियालकोट, वहां से गुजरात और वहां से कादिराबाद। वहां के पंजाब की इन 3 जगहों पर बाढ़ का खतरा है। चिनाब वहां झंग जिले में झेलम से मिल जाती है और बहावलपुर जिले में उच्च शरीफ नाम की जगह पर सतलुज में मिल जाती है और आखिर में वहां की पंजाब के राजनपुर जिले में सिंधु में मिल जाती है। उसके बाद सिंधु तो वहां के सिंध प्रांत से होती हुई अरब सागर में चली जाती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि चिनाब बहती है वहां के पंजाब में और यहां सलाल डैम और बगलीहार डैम से जो पानी छोड़ा गया है वो वहां की पंजाब में फसलों पर कहर ढा सकता है, क्योंकि पहले तो पानी गया नहीं जब बुआई के लिए चाहिए था और अब जाएगा ऐसा कि सब कुछ ही बहा ले जा सकता है। खरीफ की फसल पूरी बर्बाद होने का खतरा है। सबसे ज्यादा खेती वहां इसी चिनाब के पानी से होती है। लेकिन जब एक साथ बिना बताए पानी जाता है तो पानी के साथ बहुत मिट्टी और गाद जाती है। गाद जाने से क्या होता है कि नहरों में कई पॉइंट चोक होने का खतरा रहता है, जिससे पानी का प्रेशर, नहरों की दीवारें भी उससे टूट सकती हैं और नहरें ओवरफ्लो भी कर सकती हैं। तो ये एक साथ एकदम से डैम के गेट खोलने से कई तरह के खतरे खड़े हो जाते हैं। वहां के इसी पंजाब में धान की खेती होती है, कपास की खेती होती है, गन्ने की खेती होती है, मक्के की फसल होती है। पहले क्या होता था कि हर बार डैम के गेट खोलने से पहले बताना पड़ता था पाकिस्तान को कितने गेट खोलेंगे, कब खोलेंगे, कितनी देर तक खोलेंगे। सब पाकिस्तान के हिसाब से होता था ताकि वहां वो अपनी नहरों में तैयारी कर सके, उसकी फसलों को नुकसान ना हो, उसके नदी किनारे इलाकों में बाढ़ ना आए। मॉनसून के मौसम में रोज बताना पड़ता था, रोज, कि आज डैम में पानी का लेवल कितना है, कितना बढ़ा, कितना कम हुआ, सब कुछ रोज। अब जैसा हमने मई में देखा कि भारत ने गेट खोले तो मराला में पानी 3,100 क्यूसेक से सीधा 28,000 क्यूसेक हो गया था। तो अब जब गेट खोले हैं तो यही हाल होना है। पानी के फ्लो को संभालने का टाइम पहले की तरह अब नहीं मिलेगा पाकिस्तान को। डैम की तो मजबूरी होती है, पानी भर जाता है तो गेट खोलने पड़ते हैं। इतना ही कर सकते हैं कि उसकी प्लानिंग ऐसी कर लें कि टाइम टाइम पर पानी छोड़ते रहें ताकि आगे वाले इलाके में भी पानी निकलकर आगे जाता रहे।
एकदम से आ जाएगा तो नहरों को और बराज जो पड़ेंगे रास्ते में उनको कंट्रोल करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और गाद आ जाती है, एक साथ मिट्टी आ जाती है, पत्थर आ जाते हैं, रेत आ जाती है, वो बराज के गेट को जाम कर देती है। और धान जैसी फसल तो बाढ़ में टिक ही नहीं पाती। मक्के की फसल का भी यही हाल होना है। तो जो पाकिस्तान अब तक गीदड़ भभकी दे रहा था कि पानी दो नहीं तो खून बहेगा, वो अब गुहार लगाएगा कि पानी ऐसे मत छोड़ो नहीं तो सब बह जाएगा और चला लो आतंक की फैक्ट्री। 100 बात की एक बात। इधर दिल्ली के बवाना इलाके में एक फैक्ट्री में आग लग गई। दिल्ली के बवाना इलाके में प्लास्टिक का सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग सुबह 4 बजे लगी और दमकल विभाग की 20 से ज्यादा गाड़ियां वहां पहुंचकर आग को काबू करने में जुट गईं। दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 100 से ज्यादा नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही नरेला इलाके में उन्होंने एक नए बस डिपो का उद्घाटन किया। दिल्ली के बवाना इलाके में मॉर्निंग वॉक पर निकले एक आदमी की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि मारा गया आदमी गैंगस्टर मंजीत महाला का भतीजा था, जिसके बाद पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। उधर बड़ी खबर आई पंजाब के गुरदासपुर से। वहां बाइक सवार बदमाशों ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर की अंधाधुंध गोलियां चलाकर हत्या कर दी। बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाईं, जिसमें हरजीत कौर के साथ करणवीर सिंह नाम के एक व्यक्ति की भी जान चली गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक करणवीर सिंह हरजीत कौर के बॉडीगार्ड थे। ये वही जग्गू भगवानपुरिया है जिस पर पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जग्गू भगवानपुरिया पहले गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त था और उसके गैंग के लिए काम करता था, लेकिन दावा किया गया कि मूसेवाला हत्याकांड के बाद उनकी दोस्ती में दरार पड़ गई थी और सूत्रों के मुताबिक तभी से दोनों जिगरी दोस्त जानी दुश्मन बन गए थे। जग्गू भगवानपुरिया इस वक्त असम की सिलचर जेल में बंद है, लेकिन जिस तरह उसकी मां हरजीत कौर की हत्या की गई उससे पूरे गुरदासपुर शहर में सनसनी मच गई। पंजाब पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर की हत्या तब हुई जब वो करणवीर के साथ घर के बाहर कार में बैठी हुई थी और तभी पीछे की तरफ से एक बाइक उनकी कार के पास आकर रुकी। बाइक पर 2 लोग बैठे नजर आए। इससे पहले कि जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर और करणवीर कुछ समझ पाते, उन बदमाशों ने कार के शीशे पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक के बाद एक कई गोलियां दागी गईं। हमला करने के दौरान उन दोनों बदमाशों में भागने की कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखी। 9:30 बजे रात को हमें एक इन्फॉर्मेशन आई है कि कादियां रोड बटाला पे कोई फायरिंग हुई है, तो उसमें 2 जो है व्यक्ति इंजर्ड हो गया। शहर में गोलियां चलने की सूचना मिलने के बाद तुरंत पुलिस की एक टीम घटना वाली जगह पर पहुंची। पुलिस ने जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर और करणवीर को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान दोनों की जान नहीं बचाई जा सकी। एक जो लड़का है उसका नाम मालूम हुआ है, करण है, उसकी डेथ हो गई है, और एक लड़की एक औरत थी, बाद में उसकी भी डेथ हो गई है। जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या की खबर से पूरे शहर में कोहराम मच गया। पुलिस की टीम छानबीन में जुट गई। सीसीटीवी वीडियो के आधार पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। और पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर को 6 और उनके बॉडीगार्ड बताए जा रहे करणवीर को 4 गोलियां लगी। दावा किया गया कि बदमाशों ने पूरी तैयारी के साथ उन दोनों की हत्या की। पुलिस सूत्रों ने बताया कि बाइक सवार बदमाश हत्या करने के लिए काफी देर से उन दोनों का पीछा कर रहे थे और जैसे ही उन बदमाशों को मौका मिला उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाकर उनकी हत्या कर दी। घटना रात करीब 9 बजे गुरदासपुर के बटाला इलाके में हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर अपने बॉडीगार्ड करणवीर के साथ गाड़ी से कहीं गई थी। वो रात को लौटी थीं और उनकी कार घर के बाहर सड़क किनारे खड़ी थी। सूत्रों ने दावा किया कि करणवीर गाड़ी चला रहे थे, जबकि हरजीत कौर उनके बगल वाली सीट पर बैठी थी। उसी दौरान 2 बदमाश बाइक से आए और फायरिंग शुरू कर दी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि हरजीत कौर और करणवीर को संभलने तक का मौका नहीं मिला। ये जग्गू भगवानपुरिया के मदर थे, बाइक पर आए थे, वो 2 ही थे। पंजाब पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर बटाला इलाके में किराए के एक मकान में अकेले रह रही थी, जबकि 29 साल के करणवीर वहां के भिकीवाल नाम के गांव के रहने वाले थे। और सूत्रों ने दावा किया कि करणवीर जग्गू भगवानपुरिया के खास आदमी थे। सूत्रों के मुताबिक जग्गू भगवानपुरिया के जेल जाने के बाद से करणवीर ही उसके हथियारों से लेकर पैसों तक का काम संभालते थे। इस हत्याकांड के बाद बम्बीहा गैंग के नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई और उस पोस्ट में बम्बीहा गैंग से जुड़े 3 गैंगस्टरों ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली।
और इसी वजह से पंजाब पुलिस की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि इस हत्याकांड के बाद बम्बीहा गैंग और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बीच मारकाट मच सकती है। गुरदासपुर के बटाला में ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर और करणवीर की हत्या के बाद बम्बीहा गैंग के नाम से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली गई। उसमें बम्बीहा गैंग से जुड़े प्रभु दासूवाल, डोनीबल बिल्ला मांगा और कौशल चौधरी नाम के 3 गैंगस्टरों ने हत्याकांड की जिम्मेदारी ली। इनमें 2 गैंगस्टर प्रभु दासूवाल और कौशल चौधरी हरियाणा के रहने वाले हैं। और उस पोस्ट में इस बात का भी दावा किया गया कि करणवीर की हत्या कर उन्होंने अपने एक साथी की हत्या का बदला ले लिया। इसीलिए पंजाब पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि बम्बीहा गैंग के शूटरों ने करणवीर सिंह को मारने के लिए कार पर गोलियां चलाई थीं, लेकिन फायरिंग के वक्त कार में जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर भी बैठी थी और उसी वजह से उनकी भी जान चली गई। उधर गुजरात के अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब वहां 3 हाथी बेकाबू हो गए। जानकारी के मुताबिक गानों की तेज आवाज सुनकर रथ यात्रा में चल रहे तीनों हाथी भड़क गए और इधर उधर भागना शुरू कर दिया और उसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। वो हाथी तेजी से भीड़ की तरफ भागते नजर आए। ये देखकर वहां खड़े लोग बुरी तरह डर गए। उन्होंने सामने से उन हाथियों को आते देख रास्ता खाली कर दिया। इस दौरान महावतों ने उन हाथियों को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो हाथी इस कदर बेकाबू हो गए कि कोई भी उन्हें नहीं संभाल पाया। उनमें एक हाथी ने पहले अपने ऊपर बैठे आदमी को गिराया और फिर गोल गोल घूमना शुरू कर दिया। इस खौफनाक मंजर ने लोगों के दिल में डर पैदा कर दिया। उनके बीच भगदड़ मच गई। हालांकि थोड़ी देर बाद उन महावतों ने किसी तरह उन हाथियों को शांत करवा दिया। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक वहां जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जा रही थी और इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे थे। इस यात्रा में उन तीनों हाथियों को भी लाया गया था। दावा किया गया कि इस दौरान वहां बज रहे गानों की तेज आवाज से वो हाथी बेकाबू हो गए और उन्होंने इधर उधर भागना शुरू कर दिया। उधर राजस्थान के अलवर में एक टोल प्लाजा पर ऐसा बवाल मचा कि वहां मौजूद लोग दहशत में आ गए। आरोप लगा कि एक कार में सवार लोगों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट की और इसके बाद उन्हें गाड़ी से कुचलकर जान से मारने की भी कोशिश की। टोल कर्मियों के मुताबिक उस गाड़ी में सवार लोग टोल मांगने पर भड़क गए और उन्होंने वहां झगड़ा करना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में वहां शुरू हुई मामूली बहस मारपीट में बदल गई। इसके बाद उस टोल प्लाजा पर हंगामा खड़ा हो गया। तभी अचानक एक गाड़ी तेज रफ्तार में रॉन्ग साइड से आती दिखाई दी। वो गाड़ी उस टोल प्लाजा के पास बने एक डिवाइडर से टकराई और पलट गई। ये देखकर वहां अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग दौड़कर आए और उस गाड़ी के पास इकट्ठा हो गए। उन लोगों ने तुरंत पुलिस को भी इसकी जानकारी दे दी। इसके बाद वहां पहुंची पुलिस ने उस गाड़ी को जब्त कर लिया। इस घटना के वक्त वहां मौजूद टोल कर्मियों ने आरोप लगाया कि उस गाड़ी में सवार लोग टोल मांगने पर भड़क गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने साथियों को बुलाकर वहां मारपीट शुरू कर दी, लेकिन उनका गुस्सा वहीं नहीं रुका। उन्होंने उन टोल कर्मियों को अपनी गाड़ी से कुचलने की भी कोशिश की। इसकी वजह से 2 टोल कर्मी घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक उसके आने की खबर मिलते ही सभी आरोपी वहां से भाग गए, लेकिन जो आदमी उस गाड़ी को चला रहा था वो अंदर ही फंसा रह गया। ऐसे में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। इधर दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद में कुछ रोज पहले गड्ढे से बरामद की गई एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने दावा किया कि हत्या से पहले महिला का रेप किया गया। आरोप लगाया गया कि महिला का रेप किसी और ने नहीं बल्कि उनके ससुर ने किया था। पुलिस के मुताबिक 21 अप्रैल को महिला की हत्या की गई थी। आरोप लगाया गया कि हत्या के बाद महिला के शव को पति और ससुर ने मिलकर पहले से खोदे गए गड्ढे में दफना दिया था। पुलिस ने दावा किया कि हत्या के बाद महिला के ससुराल वालों ने यह अफवाह फैला दी थी कि उनकी बहू कहीं गायब हो गई। ससुराल वालों ने कई दिन तक बहू को ढूंढने का ड्रामा तक किया था। दावा किया गया कि 25 अप्रैल को ससुराल वालों ने दिखावे के लिए गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन महिला के मायके वालों को ससुराल वालों पर शक हुआ था। उन लोगों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई थी। इसके बाद शक के आधार पर पुलिस ने महिला के ससुर भूप सिंह को हिरासत में ले लिया था। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में भूप सिंह ने बहू की हत्या और हत्या की साजिश से जुड़ा एक राज उगल दिया। पुलिस के मुताबिक भूप सिंह ने बताया कि महिला को नींद की गोलियां दी गई थी, उसके बाद गला दबाकर उनकी हत्या कर दी गई थी। गन्ने का जूस ला करके उसके अंदर नींद की जो गोलियां हैं वो दी गई थी और रात में जब वो सोई हुई थी उस दौरान जो है उसका जा करके जो है हत्या गला दबा करके उसको अंजाम दिया गया। फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक पूछताछ के दौरान ससुर भूप सिंह ने यह बात भी कबूल की कि उन्होंने हत्या से पहले बहू का रेप किया था। जो आरोपी जो ससुर है भूप सिंह, उसके ऊपर जो है उसने बताया है कि उसने हत्या करने से पहले उसके साथ जो है दुष्कर्म करने का भी प्रयास जो किया था। इस हत्याकांड से पर्दा उठने के बाद पूरे इलाके में सनसनी मच गई।
पुलिस ने तुरंत हत्या के आरोप में महिला के ससुर भूप सिंह, सास सोनिया और उनकी ननद को गिरफ्तार कर लिया। और फरीदाबाद पुलिस ने दावा किया कि महिला की हत्या में उनका पति भी बराबर का हिस्सेदार है। मतलब हत्या की साजिश पूरे परिवार ने मिलकर रची थी। हालांकि महिला का पति अरुण पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले ही फरार हो गया। उसकी तलाश में पुलिस की टीम जुट गई। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि 5 साल पहले फरीदाबाद के रोशन नगर इलाके में रहने वाले कारोबारी अरुण से उनकी शादी हुई थी। और पुलिस ने दावा किया कि शादी के बाद से ही महिला को पैसों के लिए प्रताड़ित किया जाता था। पुलिस सूत्रों ने बताया कि महिला के इनकार करने के बाद पति के साथ उनके झगड़े बढ़ गए थे और बात तलाक तक पहुंच गई थी। लेकिन महिला के ससुराल वाले कानूनी तरीके से उन्हें तलाक नहीं देना चाहते थे। उनके दिमाग में चीज़ थी कि अगर हम इसको लीगल तरीके से जाकर के ख़त्म करेंगे तो कहीं ना कहीं कंपनसेशन का जो अमाउंट है वो उनको देना पड़ेगा। और उसी पुलिस के मुताबिक महिला से छुटकारा पाने के लिए पूरे परिवार ने मिलकर बहू की हत्या का प्लान बनाया था। पुलिस ने बताया कि पति अरुण ने 21 अप्रैल की रात को महिला को नींद की गोलियां खिलाईं। सूत्रों ने दावा किया कि महिला के सोने के बाद ससुर भूप सिंह हत्या के इरादे से बहू के कमरे में दाखिल हुए थे। सूत्रों के मुताबिक उसी दौरान उनकी नीयत खराब हो गई थी। आरोप लगाया गया कि उन्होंने पहले रेप किया और फिर गला घोंटकर बहू की हत्या कर दी थी। और मृतका का पति अरुण जो है वो भी इस पूरी मामले के अंदर शामिल था, हत्या करने के अंदर भी शामिल था। जो भी फरार है उसे गिरफ्तार किया जाए। हत्या करने के बाद पति अरुण और ससुर भूप सिंह ने मिलकर घर के पास पहले से खोदे गए गड्ढे में शव को गाड़ दिया था। हालांकि पुलिस ने गड्ढे से महिला का शव बरामद कर पूरे मामले से पर्दा उठा दिया। उधर कोलकाता में लॉ की एक छात्रा के गैंगरेप के मामले में 3 आरोपी छात्रों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस मामले में दर्ज एफआईआर के मुताबिक आरोपियों ने गैंगरेप की घटना को 25 जून को अंजाम दिया था। पुलिस एफआईआर के मुताबिक तीनों आरोपियों ने साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में पढ़ने वाली 24 साल की छात्रा का कॉलेज कैंपस के एक रूम में गैंगरेप किया था। छात्रा ने आरोप लगाया था कि गैंगरेप के दौरान आरोपियों ने उसका वीडियो भी बनाया था। पुलिस के मुताबिक पीड़ित छात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि तीनों आरोपियों ने गैंगरेप का वीडियो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी दी थी। हालांकि लॉ की छात्रा ने हिम्मत जुटाई और अपने साथ हुई दरिंदगी की घटना की शिकायत पुलिस से की। लड़की की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। एक्शन लेते हुए पुलिस ने मनोजीत मिश्रा और जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी नाम के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपियों में मनोजीत मिश्रा साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज का पूर्व छात्र बताया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए ताकि उनके फोन की जांच कर छात्रा के गैंगरेप की वीडियो और तस्वीरों को निकाला जा सके और इस मामले में सबूत इकट्ठा किए जा सकें। राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस घटना पर कोलकाता पुलिस कमिश्नर से पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी। एनसीडब्ल्यू ने राज्य सरकार से पीड़ित छात्रा के लिए मुआवजे की मांग की और कानूनी मदद दिए जाने की अपील की। इधर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब एक आदमी जिलाधिकारी दफ्तर के पास मौजूद एक टावर पर चढ़ गया। चंद्रशेखर यादव नाम के आदमी ने बताया कि जमीन विवाद के एक मामले को लेकर वो कई बार जिलाधिकारी के दफ्तर आए लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई और इसी बात से नाराज होकर वो वहां मौजूद उस टावर पर चढ़ गए। उन्हें 80 फीट ऊंचे उस टावर पर चढ़ा देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए। पुलिस प्रशासन से लेकर आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग उन्हें नीचे उतरने के लिए मनाते रहे लेकिन उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को वहां बुलाने की मांग की और आरोप लगाया कि वो अपनी जमीन को लेकर चल रहे विवाद की कई बार शिकायत कर चुके हैं लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में परेशान होकर वो उस टावर पर चढ़ गए। वहीं एसडीएम अभिषेक सिंह के मुताबिक शिकायत मिलने के बाद उन्होंने इस मामले में कार्रवाई की थी लेकिन चंद्रशेखर यादव उनकी कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे और इसीलिए उन्होंने ये सारा हंगामा खड़ा किया। ये पिलर निर्माण करके चक रोड में कब्जा कर रहे थे, उसी कब्जे को नायब साहब के द्वारा रुकवा दिया गया था। जानकारी के मुताबिक चंद्रशेखर यादव इससे पहले भी अपनी बात मनवाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना चुके हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन के घंटों मनाने के बाद वो टावर से नीचे उतर आए और बातचीत करने को तैयार हो गए।